हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। महेंद्रगढ़ में NH-43 में दो अलग अलग सड़क हादसों में कुल 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा NH-43 में नागपुर और बरबसपुर में हुआ, उसके पास पर यह हादसा हुआ। वहीं नागपुर हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोघड़ा मनेन्द्रगढ़ के रहने वाले दल सिंह और राहुल सिंह बाइक से मनेन्द्रगढ़ से बैकुंठपुर की ओर जा रहे थे। तभी NH-43 महेंद्रगढ़ अंबिकापुर मार्ग पर बीती रात करीब 11 बजे उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े एक टैंकर से जा टकराई। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना की अगर बात करें तो बुधवार की सुबह करीब 11 बजे उस वक्त हुई जब शराब के नशे में धुत कार चालक ने रॉन्ग साइड आ रहे बाइक सवारों को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में 2 युवकों समेत एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में मृतक शंकर राय के परिजन अस्पताल में पहुंचे, जबकि मृतक युवक युवती के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी है। एक घटना हुई जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये चौड़ा के रहने वाले मनेन्द्रगढ़ थे। ये रात्रि को मनेन्द्रगढ़ से नागपुर की तरफ जा रहे थे। एक ट्रक खराब थी जो साइड पे थी, वहां ये जाके एक्सीडेंट, इनके द्वारा एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हो गई। आज की घटना पर नागपुर चौकी का ही मामला है। बरबसपुर के पास एक कार के द्वारा 2 गाड़ियों को ठोकी गई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। आरोपी गिरफ्तार है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रामचरित द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, MCB ब्यूरो जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, 2 बड़े हादसे हुए हैं NH-43 पर, एक में 2 लोगों की मौत हुई, एक में 3 लोगों की मौत हुई। क्या कुछ अपडेट है और जो 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका क्या कुछ पता चला है? जी ज्योति, आपको बता दूं कि एक जो पहली वारदात है कल रात में लगभग 11 बजे हुई और ये जो 2 युवक थे ये मोटरसाइकिल से मनेन्द्रगढ़ से बैकुंठपुर की ओर जा रहे थे और मनेन्द्रगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर नागपुर नाम की एक जगह है, वहां पर एक किनारे में ट्रक खड़ा हुआ था। उस ट्रक से ये लोग जाकर के टकरा गए, भिड़ गए। रात का समय था, संभवतः ये लोग देख नहीं पाए और जब इस बात की खबर आसपास के लोगों को हुई तो इस बात की जानकारी पुलिस चौकी में दी गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों ने दोनों घायलों को अपने वाहन से मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। और ये मामला कुछ ठंडा भी नहीं हुआ था कि जो दूसरी घटना उसी पुलिस चौकी के अंतर्गत आई, जहां पर आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब एक कार चालक जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा की ओर से बैकुंठपुर की ओर जा रहा था और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग उस कार में नई कार थी, उसमें 5 लोग सवार थे और ये 5 युवक जो है नशे में धुत थे, शराब के नशे में, क्योंकि उनके वाहन में शराब की बोतलें और भी तमाम तरह का सामान पाया गया है। और जब ये लोग बरबसपुर के पास नागपुर चौकी से कुछ आगे पर पहुंचे तो वहां पर विपरीत दिशा से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवारों को उन्होंने ठोकर मारी और ये टक्कर आप समझ सकती इतनी भयावह थी कि मौके पर ही 2 युवकों ने दम तोड़ दिया और जो तीसरी एक युवती थी उसे उपचार के लिए नजदीकी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया नागपुर में, जहां पर तीसरी युवती की मौत हो गई। इस प्रकार इस घटना में आज 3 और बीती रात 2 कुल मिलाकर के 12 घंटे के अंदर जो 2 सड़क हादसे हुए, बड़े सड़क हादसे, इसमें 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। और जो दूसरी बात जानकारी मुझे मिली है कि इसमें जो कार में सवार थे ड्राइवर समेत 5 लोग, इनको भी चोटें आई हैं, जिनमें से 3 लोग चोटिल होने के बाद भी मौके से भाग गए। काफी वहां पर भीड़ लग चुकी थी और जो 2 युवक जो कार में बचे थे सवार, उनको भी ला करके यहाँ उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और दोनों युवकों का उपचार चल रहा है और पुलिस लगातार उनकी पड़ताल कर रही है। जो 3 ड्राइवर समेत जो 2 अन्य युवक थे उनकी तलाश की जा रही है ताकि उनको भी हिरासत में लिया जा सके। जी ज्योति। बिल्कुल रामचरित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मृतक लोग हैं क्या उनके लिए किसी मुआवजे का ऐलान हो सकता है? जी, जो सड़क दुर्घटना में जो हादसे में जो शिकार हुए हैं, क्योंकि अभी आचार संहिता का समय चल रहा है और कोई भी जनप्रतिनिधि भी किसी तरह की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रावधान है सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के लिए, उसके हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है, उनसे हमारी बात हुई तो बोले जो प्रावधान है सड़क दुर्घटना के हिसाब से वो जो है वो राशि जो है उन मृतकों के परिजनों को दी जाएगी और जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। आज दोपहर जो मृतक के परिजन थे उसमें एक भाई बहन थे जो सूरतपुर जिले के बताए जा रहे हैं, उनके परिजन भी पहुंच गए हैं और देर शाम तक चूंकि 5-5
लोगों का पोस्टमार्टम करना था, काफी देर हो गई। उसके बाद उनके परिजनों को उनके हवाले किए जा रहे हैं जी। बिल्कुल, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है उनकी पहचान के लिए परिजनों तक पहुंचने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा? जी, वो जो घायल थे, अभी देर शाम उनकी पहचान होगी। ज्योति, आपको बता दूं, दोपहर में तो पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोनों एक ही मोटरसाइकिल में सवार थे, दोनों भाई बहन थे। क्योंकि उनके पास पहचान के कुछ दस्तावेज नहीं मिले। एक का मोबाइल मिला, मोबाइल भी टूट गया था, लेकिन फिर पुलिस ने उसका सिम निकाल करके उनकी पड़ताल की और पता किया तो ये लोग जो है सूरजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो दोनों भाई बहन थे उनके परिजनों को भी इत्तला कर दी गई है और वो भी काफी देर के बाद वो लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनके शव जो उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, वहां पर पुलिस गई और क्या कुछ उस दौरान मिला, किस तरीके की गतिविधियां वहां पर देखने को मिली? जी ज्योति, आपको बता दूं कि ये जो हमें जो जानकारी मिली है, ये जो कार थी, ये नई कार संभवतः इन लोगों ने दीपावली के समय ली होगी, जो कार दुर्घटनाग्रस्त है। और उसमें जो घटना स्थल उससे लगभग 2 किलोमीटर पहले जो गांव के लोगों ने देखा था कि ये 5 युवक जो कार में सवार थे, इन लोगों ने वहीं सड़क किनारे अपनी जो कार खड़ी करके इन लोगों ने वहीं पर शराब का सेवन किया और शराब का सेवन करने के बाद उसी नशे की हालत में ये लोग नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहन लेकर निकल पड़े, जिसका खामियाजा 3 जो लोग थे उनको अपनी जान देकर जो है चुकाना पड़ा। और जब जो 2 युवक जो कार में सवार थे जिनको लाया गया अस्पताल में, उनकी हालत भी इतनी ठीक नहीं थी और वो उनको चोट लगी थी, लेकिन वो लोग जो है पूरी तरह नशे में धुत दिखाई पड़ रहे थे। जी ज्योति। रामचरित जी, कहीं ना कहीं कहे ये जो नशे का मामला है, नशे से पहला मामला नहीं, कई सारे ऐसे मामले आए दिन आते हैं जहां नशे में किसी के कार चलाने की वजह से, कोई गाड़ी चलाने की वजह से कई और लोगों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये एक तो ये जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, इस दौरान कुछ इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जो शराब का जो सेवन है और खास करके जो युवा वर्ग है। नई गाड़ी थी, उनके परिजनों ने बिना कुछ सोचे समझे उनको वाहन दे दिया और ये दूसरे राज्य से, मध्य प्रदेश से, कोतमा से ये मतलब बैकुंठपुर की ओर आ रहे थे और समझा जा सकता है कि गाड़ी में कोई भी बुजुर्ग नहीं था। जो भी लड़के थे, जो 3 फरार हुए और जो 2 पकड़े गए हैं गाड़ी में, वो सब 20 से 25 वर्ष की उम्र के बताए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह वाहन में इस तरह की शराबखोरी करना और सड़क पर उनको हिट एंड रन का मामला उससे करने के लिए खुला छोड़ देना, ये निश्चित तौर से बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे मामलों में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस तरह सड़क पर बेकसूर लोगों को अपनी जान न गंवाना पड़े। बिल्कुल रामचरित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झीरम घाटी में नक्सली हमले की जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। जी हां, मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें एनआईए की अपील को कोर्ट में खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था जिसमें 30 से ज्यादा तकरीबन 32 लोगों की मौत हुई थी। कई नेता इसमें कांग्रेस के शहीद भी हो गए थे। झीरम घाटी नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हमले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे एनआईए को बड़ा झटका लगा है। अब इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी और राज्य सरकार इस मामले की जांच करा सकेगी। कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को मामले की जांच करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। इस फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। उन्होंने आगे कहा कि एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे की वृहद राजनीति षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच कर सकेगी। किसके किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। इस मामले में राजनांदगांव के दिवंगत विधायक उदय मुदलियार के बेटे के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
जबकि बेंच ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बृहद षड्यंत्र की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की थी। मामले में एनआईए का कहना था कि चूंकि जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और राजनांदगांव के पूर्व विधायक के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने थाना दरभा में आवेदन किया था। इस आधार पर पुलिस नया एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। जांच रोकने के लिए एनआईए ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में निचली अदालत में उच्चतम न्यायालय तक केस चला। सभी जगह छत्तीसगढ़ पुलिस के पक्ष में फैसला आया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की, इसलिए दोबारा उन्हें जांच देने का सवाल नहीं होता। इन तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दी है। अब इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। दरअसल 25 मई साल 2013 यह वह तारीख है जिसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने इतिहास का काला दिन मनाती है। बस्तर के झीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की हत्या हो गई। दरअसल 25 मई को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा थी जो सुकमा के दरभा होते हुए जगदलपुर जा रही थी। यात्रा के झीरम घाटी पहुंचते ही जंगल से गाड़ियों पर आधाधुंध गोलियां बरसनी शुरू हो गई। लोग संभल पाते तब तक कई लाशें बिछ चुकी थी। दरअसल आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े आंतरिक हमलों में से एक झीरम हत्याकांड है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में हुई इस नक्सल घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। 25 मई 2013 की शाम को हुए इस हमले में 32 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। हमले में जान गंवाने वाले ज्यादातर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, जिनकी स्मृतियां आज हम सब के बीच बाकी रह गई है। यह हमला बस्तर जिले के दरभा इलाके के झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हुआ था। 25 मई 2013 करीब 5 बजे का समय था। भीषण गर्मी के बीच लोग अपने घरों और कार्यालयों में पंखे कूलर की हवा के नीचे बैठे थे। इसी बीच अचानक टीवी पर एक खबर आई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में करीब 1.5 घंटे पहले एक माओवादी हमला हुआ था। यूं तो यहाँ आज भी रोजाना माओवादी हिंसा होती है, लेकिन यह घटना उन घटनाओं से कहीं अधिक खौफनाक और भीषण थी। प्रारंभिक खबर आने के करीब 15 मिनट बाद अपडेट खबर आई। इस खबर में बताया गया है कि माओवादी हमले में बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल सहित कई लोग मारे गए हैं। इसके बाद धीरे धीरे खबर का दायरा बढ़ने लगा। रात करीब 10 बजे तक यह जानकारी सामने आई कि हमले में कुल 32 लोग मारे गए हैं। तो लोगों को इस खबर पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा था। एक एक कर घटना में मारे गए लोगों के नाम सामने आने लगे। इसमें वे नाम थे जो उस वक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की पहली कतार के नाम थे। यह देश के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा नक्सल हमला था। नवंबर 2013 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे। आपसी अंतरकलह से उबरकर एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। इस यात्रा में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल थे। अलग अलग इलाकों से होते हुए कांग्रेस की यह यात्रा नक्सलियों के गढ़ से गुजर रही थी। 25 मई को प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, दिग्गज कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और बहुत सारे नेताओं के साथ ये यात्रा निकाली जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर झीरम घाटी में अब नक्सली हमले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। इससे पहले एनआईए इसकी जांच कर रही थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसकी जांच जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी, जिसमें एनआईए की अपील को कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलमान चंद्रगिरी, बस्तर संभाग चंद्र ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बस्तर संभाग ब्यूरो से। आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं एनआईए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं?
जी, अगर आप इस मामले की गंभीरता को उस करीबी से देखते हैं, जहां पर धरातल पर अब आप कांग्रेस के एक बहुत बड़े सूबे को, जो बहुत प्रभावशाली नेतृत्व था पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का, जो एक प्रभावशाली नेतृत्व था कांग्रेस का, और बस्तर में सबसे बड़ा चेहरा महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सलवा जुड़ूम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हालांकि वो एक जन आंदोलन था, उसकी शुरुआत जब हम देखते हैं तो आम लोगों के द्वारा उसकी शुरुआत करी गई थी, लेकिन उसको बहुत धीरे से राजनीतिक रंग मिल गया आने वाले समय में, और उसमें महेंद्र कर्मा के साथ ही बीजेपी के जो धुरंधर नेता थे, कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी सलवा जुड़ूम का समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जब 25 मई 2013 की बात हम करते हैं, तो वाकई आप इस घटना ने जिस तरह से देश को जो एक सीन दिखाया, एक दृश्य जो बना था उस दौर में, एक इतना बड़ा हमला पूरे के पूरे नेतृत्व पर, उस नेतृत्व को जब आप देखते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, एक ऐसी आशंका आप जाहिर नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हमला किया जाएगा और इतने सारे बड़े नेताओं की एक साथ हत्या की जाएगी। बिल्कुल सलमान, बने रहिएगा, आप आपसे और तमाम सारी जानकारियां लेंगे, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, महेंद्र कर्मा की सुपुत्री जुड़ गई हैं, तुलिका कर्मा जी, दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तुलिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो ये एससी ने फैसला सुनाया है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी, आप इसको कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करती हूँ, कि कहीं ना कहीं उनका जो ये फैसला है, ये अब हम लोगों ने जो परिवार झीरम में शहीद हुए हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता रहे, और साथ ही उसमें हमारे शहीद हुए जवान के जो परिवार की जो एक उम्मीद और आस है, जो काफी समय से इंतजार कर रही है कि कब हम लोगों को न्याय मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही हम लोगों के लिए एक राहत है, और हम लोगों को विश्वास है कि क्योंकि स्टेट पुलिस पे हमको विश्वास है, क्योंकि स्टेट पुलिस को अपना काम करना वो जानती है। दूसरा, एनआईए को तो हमारे मतलब आपको बता दूं कि चूंकि जब घटना हुआ था तो उस दरमियान हम लोग भी सबसे पहले वहां पहुंचे थे, पर एनआईए ने कभी हम लोगों से आकर के ये नहीं पूछा, कभी जांच नहीं किया कि भाई कि मतलब हमारे परिवार से कि कौन कौन मेंबर पहले पहुंचा या कौन वहां पे उपस्थित था। तो जब उन्होंने जब हम लोगों को नहीं पूछा, तो आप समझ सकते हैं कि पहले एनआईए की जांच किस तरीके से रही होगी। तो अब मैं समझती हूँ कि अब क्या लगता है, सही रिपोर्ट निकल करके सामने आएगी तुलिका जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को मुझे पूरा उम्मीद है कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली वो अपना बहुत अच्छे से काम करेगी, और जो इसमें मतलब जो भी रहा है, मैं समझती हूँ कि परिणाम जो है कि बेहतर होगा, हम लोगों के पक्ष में होगा। जी बिल्कुल। सलमान, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से बात निकल करके सामने आई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इसमें बयान सामने आया, उन्होंने एक्स के जरिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके जरिए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में न्याय का दरवाजा खुल गया है। जिस राजनीतिक षड्यंत्र की बात हो रही है, अगर मान लीजिए कुछ निकल करके इस जांच में सामने आता है, तो क्या आगे आने वाले समय में एनआईए की जांचों को संदेह तरीके से देखा जाएगा? जिस तरह से तुलिका जी कह रही थी कि एनआईए ने कभी उनसे भी पूछताछ नहीं करी, उनके घर वालों से भी कभी इस बारे में कोई जानकारी देने की कोशिश नहीं करी, और दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी का जो एक ट्वीट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, और जो अभी सुर्खियों में भी चल रही हैं चीजें, तो ठीक है, हम उम्मीद सबसे ज्यादा ताकतवर एक शब्द है, एक भाव है, जिसके नाते जिंदगी को अगर देखा जाए तो जिंदगी और राजनीति में दोनों में एक समानता है कि दोनों ही बहुत रहस्य। जी सलमान जी, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तुलिका जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी, आपसे ये कहना चाहूंगी कि क्या एनआईए की जांच पर संदेह करना उचित है? तुलिका जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, जब ये घटना हुई थी तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर कोई पहुंचा था तो हम ही पहले सबसे पहले पहुंचे थे, लेकिन आज तक अभी हम लोगों के पास कोई एनआईए की टीम में हमारे पास नहीं आई कि मतलब परिवार से कौन सदस्य पहले पहुंचा या कौन भी व्यक्ति वहां सबसे पहले पहुंचा। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब सबसे पहले जब ये हुआ, तो सबसे पहले अगर कोई जगदलपुर से हमारे से गया है, तो कोई पुलिस टीम नहीं गई थी, तो सबसे पहले नहीं गई थी। मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर को लेकर के सबसे पहले जैसे हमको घटना का जब जानकारी मिला तो सबसे पहले मैं वहां पहुंची। लेकिन और मैं आपको बता दूं कि जब वहां
पे तोंगपाल थाने के सामने जब मैंने पहुंचा तो वहां से जो अब लगातार जो भी वहाँ पे जो पीड़ित थे जो आ रहे थे गाड़ियों में एम्बुलेंस में लेकर के, उन लोगों को मैं खुद स्वयं पानी पिला रही थी और उन लोगों को रवानगी कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पीड़ा कि हम लोगों से पूछा कुछ नहीं गया, आज तक हम लोगों को नहीं बुलाया गया। तो आप उस जांच को क्या समझेंगे बताइए। बिल्कुल, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसको एनआईए के लिए आप भी झटका मानती हैं? जी सॉरी, आप क्या इसको एनआईए के लिए आप भी झटका मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे जो याचिका है वो खारिज कर दी और छत्तीसगढ़ पुलिस को ये जांच सौंप दी? जी, और मैंने बताया आपको पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लोग स्वागत करते हैं और उनके मतलब अब उनको भी मतलब उन्होंने भी ये बता दिया है कि स्टेट पुलिस को ही ये काम करना चाहिए। जी, तो आप अब न्याय की उम्मीद कर रही हैं कि अगर छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करती है तो आपको न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस खबर पर सलमान आपके साथ दोबारा जोड़ना चाहूंगी। क्या सलमान आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सलमान, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से झटके की बात हो रही है कि एनआईए को झटका मिला है, और जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, क्या अगर एनआईए की जो छत्तीसगढ़ पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी, अगर उसमें मान लीजिए कुछ निकल करके सामने आता है, तो क्या आने वाले समय में एनआईए जो अगली जांचें करेगी आने वाले समय में, क्या उसको संदेहपूर्वक देखा जाएगा? जी हाँ, एक उम्मीद की जा सकती है और वाकई ये 10 साल का जो समय बीता, एनआईए को वाकई में इस पर कुछ ना कुछ तथ्य सामने रखने चाहिए थे और उनके जांच में कुछ ना कुछ उन्हें हासिल होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बहुत सराहनीय है, स्वागतनीय है। आप जब देखते हैं कि देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसी जो इतने बड़े जघन्य अपराध की जांच कर रही है, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाती है। और ऐसे सलमान बने रहिएगा, तुलिका जी आप भी बने रहिएगा, क्योंकि लगातार एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनलाल श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा कोरिया के जुड़ गए हैं। लखनलाल जी, आपसे ये जानना चाहूंगे, आप इस मामले को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर याचिका खारिज पहले की, उसके बाद से ये जांच जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दी? निश्चित रूप से जिस प्रकार 10 वर्षों से जांच एनआईए के द्वारा लंबित रहा है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और उसमें जो दोषी है उनको अपन सजा नहीं दे पाए, लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं, परिवार के लोग। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस को ये मामला सौंपा है, तो निश्चित रूप से भरोसा जगा है कि अब जो 10 साल से पेंडिंग था, जो न्याय नहीं मिला, अब उसका जल्दी से जांच हो करके लोगों को न्याय मिल सकेगा। और यह सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है, जो निर्णय है, सराहनीय है, स्वागत है। अच्छा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब प्रदेश में न्याय का दरवाजा खुल गया है, क्या वाकई में आप भी ये उम्मीद को जताते हैं कि न्याय मिल जाएगा अब? मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो उचित कहा है, लेकिन मैं उस पर एक कहना चाहूंगा कि 5 साल का समय मुख्यमंत्री जी का बीत गया और उन्होंने इस मामले में क्या किया, क्या संज्ञान लिया, क्यों नहीं निर्णय या लोगों को न्याय दिलाया, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी और इसलिए वो भी इससे बच नहीं सकते और उन्होंने 5 साल में इस मामले में कुछ नहीं किया। लेकिन एनआईए की जांच पर संदेह करना क्या उचित होगा? नहीं, एनआईए के जांच पे संदेह करना उचित नहीं होगा। समय जरूर लगा, लेकिन वो भी सही कदम और सही दिशा पे उनकी भी जांच बढ़ रही थी। क्योंकि इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसमें लिखा था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसकी जांच नहीं हो पाई। क्या आप भी इसको राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं? मैं तो मानता हूं कि ये तो जो षड्यंत्र है राजनीतिक है, इसमें कांग्रेसियों का ही हाथ है। और जब कांग्रेसी लोग वहां पर जब यात्रा निकाले थे, उसमें विकास यात्रा, तो उस समय जब एक घटना घटी, उस समय अपना यहाँ के वर्तमान जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा जी और उसमें अजीत जोगी जी भी रहे। अब ये दोनों कैसे बच गए और ये निकल गए और बाकी लोग वहां पर, बाकी लोगों को नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ और लोग शहीद हो गए। अरे भी विचारणीय विषय। तो फिर अगर लखनलाल जी बात करें न्याय की, तो एनआईए की जो ये जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दी गई है, क्या ये जो 32 लोग मारे गए थे उस घटना में, उस कांड में, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? अब क्या लगता है? उम्मीद तो हम जता रहे हैं और क्योंकि लोग जो न्याय की गुहार कर रहे हैं, उनके परिवारजन, और न्याय उनको मिलना चाहिए। अपन उम्मीद करते हैं कि अपनी छत्तीसगढ़ पुलिस न्याय दिला पाएगी। बिल्कुल। तो तुलिका जी आपके पास आना चाहूंगी। तुलिका जी, अगर अब हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, तुलिका जी? जी।
तुलिका जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप कितनी न्याय की उम्मीद अब लगा रही हैं? क्योंकि एनआईए पर संदेह कहीं ना कहीं करना, आप कह रही हैं कि संदेह करना उचित भी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर एनआईए को साइड कर दिया जाए, छत्तीसगढ़ पुलिस की अगर बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ पुलिस क्या पूरे मामले की जांच कर लेगी, या फिर जो कुछ छुपे पहलू इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की जो बात आ रही है, क्या आपको लगता है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र इसमें हो सकता है? मुझे अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है और अपने स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस पे पूरा विश्वास है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगी। आज आप देखेंगे कि आज हमारी स्टेट गवर्नमेंट के काम से ही पुलिस की आप बात करते हैं तो वही पुलिस के कारण आज जो हमारे यहाँ जो नक्सली समस्या है वो बहुत ही कम हो गया है। और आज हम लोगों के क्षेत्रों में, मैं जिस जगह आज भी हम दंतेवाड़ा जिले की बात करेंगे या सुकमा या बीजापुर, तो आप देखेंगे कि अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार ही कैंप लग गई हैं और लगातार क्षेत्र का विकास हो रहा है। हम लोग रोड से लेकर के हम हर उस मतलब चाहे वो स्कूल बिल्डिंग से लेकर जितने भी बंद थे, आज वही पुलिस के सपोर्ट के कारण आज शायद तक हम लोग जो 3000 स्कूलें बंद थी जो 15 साल के शासन काल में, और वो 3000 स्कूलें खुल पाई हैं, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट हमारा पुलिस प्रशासन का भी है। तुलिका जी, बने रहिएगा लाइन पर, क्योंकि और एक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं। राजेश जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एनआईए की याचिका खारिज करना और छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच सौंपना, क्या उम्मीद लगती है, न्याय लगता है कि न्याय मिलेगा? मेरे हिसाब से जो भी नक्सलवाद जो घटना झीरम घाटी की हुई है, ये सब भाजपा कार्यकाल में हुई है। हमारे कांग्रेस कार्यकाल में नक्सली घटनाएं भी बढ़ी है और पूरे समूचे छत्तीसगढ़ का भरपूर विकास भी हुआ है जी। तो क्या लगता है एनआईए को जरूरत ही क्यों पड़ी सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की? क्या उसके जो जांच है उस पर संदेह करना चाहिए? मेरे हिसाब से जाना चाहिए था, उचित नहीं था। अब उस पर टेक्निकल क्या है, कैसे है, उसको समझना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर क्योंकि जारी है अभी, तो आपको क्या लगता है कि अब रिपोर्ट सही निकल करके सामने आएगी जब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी? हाँ, निश्चित आएगी। पहले भी वैसे भी जब रमन सरकार थी तो कांग्रेसियों ने मांग तक करते रहे कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं तो चाहता हूं कि एक बार अच्छी जांच हो जिसमें सही चीज समझ में आए, है ना? बिल्कुल, आप सभी की तरह हम लोग भी न्याय की उम्मीद करते हैं। इसी के साथ ही समय हमारे पास अब नहीं है। सलमान चंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र कर्मा जी की सुपुत्री तुलिका कर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखन लाल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्याय की उम्मीद सभी लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस किस कदर न्याय दिलाती है, एनआईए की रिपोर्ट को किस तरीके से फेल साबित करती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।